हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी पर स्वागत है। तो आज फिर से 12th का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने फिजिक्स के कुछ 4 क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। इनका जो पहला वीडियो है, आप पहले अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पर आ रहे हैं तो आपको सिर्फ अगले 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे पहले जो 4 क्वेश्चन है वो आप पहली वीडियो में देखें। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो वहां पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, चारों क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम 4 क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि हर रोज आप ये 4 क्वेश्चन कर लिया करें, जिससे कि आपकी तैयारी भी आसानी से हो जाएगी और ज्यादा बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि ये 2023 के ब्लूप्रिंट और सिलेबस पर ये पीडीएफ बनी है, तो इसमें पिछले 10 से 12 साल के वही क्वेश्चन डले हुए हैं जो इस बार सिलेबस में जुड़े थे या इनके आने की संभावना है इस हिसाब से, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। तो चलो हम ज्यादा विलंब ना करते हुए इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल। 2022 में ये 1 नंबर का आया था। ठीक है, जिसके बाद हिंदी में देखें तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। विभव या पोटेंशियल, ये जो 2 शब्द हैं ये अपने आप में एक एनर्जी को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? एनर्जी को दिखाते हैं। एनर्जी क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है इजीली, अगर कोई मीडियम डिफरेंस हो। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का कम है, तो ऑब्वियसली वो चले जाएगी बाहर की तरफ। समझ में आ गई बात? तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर हम इसके बारे में समझे तो पहले पोटेंशियल को समझ लेते हैं, और उसी के जो फैक्टर है ना, उसी में से क्वेश्चन लिया गया है। तो पोटेंशियल क्या होता है, अगर देखें 12th की जो एक पीडीएफ है मेरे पास, तो इट इज डिफाइंड बाय द वर्क डन टू पर यूनिट चार्ज। देखो, चार्ज जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है कि जो सर्किट में से वायर जो जाता है, वायर में से चार्ज का फ्लो होता है और उसे ही करंट कहा जाता है। उसकी करंट की शायद से डेफिनेशन भी यही है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो खैर अभी तो करंट चैप्टर का है, लेकिन चार्ज इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर में से फ्लो होकर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक तरह की एनर्जी जब वायर में से फ्लो होकर जाती है, इमेजिन करो कि आपके पास जो स्विच है वहां से जो आपका ट्रांसफार्मर जो डीपी लगी है आसपास कहीं, वहां से बहुत सारा चार्ज आ रहा है। कहां तक? बोर्ड तक। लेकिन पंखे का जो बटन है वो ऑफ है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपका बोर्ड तक जो है बहुत सारा चार्ज आ चुका है, पंखे का बटन ऑफ है। तो पंखे का बटन ऑफ है यानी कि सर्किट आपने बंद कर रखा है, लेकिन चार्ज तो बोर्ड में अब भी है ना। तो क्या हुआ, जैसे आप बटन ऑन करोगे डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, कि पंखे के पास कोई एनर्जी नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है। तो तुरंत चार्ज जो है, चार्ज का मतलब एनर्जी का बिहेवियर होता है कि हमेशा जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चलती है, मतलब हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो ज्यादा बोर्ड में है तो कम कहां पर? पंखे में। तो पंखे में तुरंत पहुंच जाएगी और पंखा घूमने लगता है। दैट इज द पोटेंशियल। ये एक बेसिक मीनिंग बताऊं तो, लेकिन अगर आप इसको जैसे कि एक लिखावट के रूप में देखें या सिंपल मैथमेटिकली देखें, तो इट इज डिफाइंड बाय द वर्क डन टू पर यूनिट चार्ज, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय द वर्क डन टू पर यूनिट चार्ज। बस इसकी डेफिनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे लिखा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम एंड आल्सो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर दूसरी भी लिखी हुई है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलम। इस प्रकार से इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, और इसे ही वोल्ट कहते हैं। ठीक है,
चार्ज अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो ये था चार्ज। अब चार्ज में इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, ठीक है। चार्ज के भी कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सोच रहे होंगे इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले कि सर इंग्लिश में धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। हिंदी मीडियम आपको भी बताते हैं, आपको ही दिखाते हैं। देखो विभव किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युतीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहलाता है। तो विभव क्या होता है बेसिकली कि चार्ज जो होते हैं ना, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा विभव जो होता है यानी कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होती है, एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी जो है अपनी जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो इसमें बेसिकली एक वर्क डन करना पड़ता है। और ये वर्क डन जो हम करते हैं, क्योंकि हम दो चार्ज लेते हैं, दोनों ही पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव लेने की वजह से क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं तो कुछ वर्क डन तो उस पर करना पड़ेगा। तो ये हिंदी की जो डेफिनेशन है इसके अनुसार ये इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डेफिनेशन है इसमें एक एकांक धनावेश लिया जा रहा है। एकांक धनावेश का मतलब है कि इकाई धनावेश। धनावेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं, मतलब हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जब जा रहे हैं तो वो उससे रिपल होगा, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो बस जो वर्क डन किया वही एक तरह से कुल मिला के आपका विभव हो गया। आपको तो पता ही है कि विभव भी ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो ऊर्जा में वर्क डन तो आना स्वाभाविक है ना। तो हिंदी में मीडियम ये डेफिनेशन आप याद रख सकती है। जिसके बाद फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें तो सबसे पहला तो आप देखेंगे कि चार्ज, ठीक है। चार्ज के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्ज, यानी कि आपका जो चार्ज है उसके सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है ये पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखना चाहें तो लिखा हुआ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। सरफेस एरिया पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल, किसी भी कंडक्टर का सरफेस एरिया जो है जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना कम होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी लेते रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कम हो जाता है उसका, इस प्रकार से। तो इसका फॉर्मूला है ये आर डिवाइड में है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अगर कोई दूसरा कंडक्टर हम पास में ले आएंगे तो आधा चार्ज उस पर चला जाएगा। तो सिमिलर इसमें प्रेजेंट जो है चार्ज कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम अगर हम देखें तो मीडियम के प्रेजेंस में अगर हम देखें तो एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एयर में हम के लेते हैं, क्या लेते हैं, के, और क्यू बाय आर। ये इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इसके हिसाब से। तो एयर के रिस्पेक्ट में के लिया, वैक्यूम में इस प्रकार से वैक्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका ये एयर इज इक्वल टू आपका एप्सिलॉन आर इंटू वी मीडियम, ठीक है, ये आ जाता है। तो वी मीडियम आ जाता है। तो यहाँ पर जो है आप ये एयर है और ये मीडियम है। तो एयर का निकालने के लिए अगर मीडियम में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब जाकर वो एयर के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एयर अकेला है और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किसी फैक्टर का। जैसे कि मान लो कि आर की वैल्यू 2 है तो वी मीडियम में 5 वोल्ट है और एयर में कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। एयर में कितना है 10 वोल्ट है, ज्यादा है कि नहीं एयर में ज्यादा है कि नहीं, ये देखो आप एयर निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो अगर आप मीडियम में निकालोगे तो कितना है 5
और एयर में निकालोगे तो कितना है, ये देखो 2 × 5, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो 10 वोल्ट, तो ऑब्वियसली एयर में मीडियम से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप लिखा भी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल, मतलब कुल मिलाकर कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव घट जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हम जो है पूरी यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसलिए हम उसी पर ध्यान देंगे जो क्वेश्चन का आंसर है। बाकी ये जो चीजें हैं ये सब यूनिट का पार्ट है, अगर आते रहेंगे क्वेश्चन तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी। तो आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में भी देख लेते हैं, अगर हिंदी में है तो। ठीक है, हिंदी मीडियम मिल जाएंगे क्या, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी लिखे हैं। देखो आवेश पर, देखो हिंदी में लिखा है, हिंदी मीडियम में, किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका उतना ही अधिक विभव होता है। चूंकि चालक पर विभव जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी अनुपात में बढ़ती है। ये समझ गए आप। ठीक है, और नहीं भी समझे तो अभी ये हमारा कंसर्न नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कुछ और है। मीडियम के बारे में पूछा गया, तो चालक के आकार पर, ये देखो किस चालक का आकार, किस चालक पर आवेश का परिमाण नियत रखते हुए उसके पृष्ठ पर का आकार कम करने पर विभव बढ़ जाता है। देख सकते हैं आप, हम बेसिकली हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चालक के, अब देख सकते हैं इसको भी, अगर पोस्ट डाउन करके आप निकला चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी काम का ही है। अन्य चालकों की उपस्थिति पर ये भी लिखा हुआ है ना, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक, हम इस पर चलते हैं। चालक के चारों ओर माध्यम पर निर्भरता, चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव घट जाता है। यदि किसी बिंदु पर सदस्य चालक पर आवेश प्लस q कूलाम है तो उसके r मीटर दूरी पर वायु या निर्वात में, ठीक है, ये कुल मिलाकर हिंदी मीडियम आप समझ गए कि कुचालक माध्यम की उपस्थिति में, यहाँ पर लिखा हुआ है कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान घट जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ना, कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान घट जाता है। बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी, यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस प्रकार। इंग्लिश मीडियम देखेंगे तो व्हाट इज मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, विच फैक्टर द कैपेसिटेंस अ कंडक्टर एंड हाउ। भैया देख लो ये कितनी बार पूछा गया, 3 मार्क्स का है, और ये चैप्टर का ये जो यूनिट है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब इसके आने की संभावना है। समझ रहे हो आप। 2021, 2020, 2019, 2016 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो दैट इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस को अगर हम समझने का प्रयास करें कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ये देखो कैपेसिटेंस इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बेसिकली अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो होता क्या है, तो कोई भी एक तरह का, आपको याद है कैपेसिटर हमने पढ़ा था जो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर हमने पढ़ा था जो एनर्जी को स्टोर करता है। तो अगर कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस भी क्या होता है, ये इसकी एक कैपेबिलिटी होती है। कैपेसिटेंस की अगर हम देखें बात, तो इसकी एक कैपेबिलिटी है कि ये क्या करता है, ये देखो कैपेसिटेंस की एनर्जी को स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट द सर्किट टू कलेक्ट एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी इसको अच्छे तरीके से समझा रखा है कि क्या है और क्या नहीं है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को एक बार रिव्यू करके देखें। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर फिर भी आप कैपेसिटेंस को डायरेक्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इट इज द रेशो ऑफ द चार्ज पर यूनिट वोल्ट।
इज नोन एज कैपेसिटेंस। सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश को ग्रहण करने की को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव V में वृद्धि तो Q के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ C एक नियतांक जिसका मान चालक के आकार, समवर्ती माध्यम और चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक को विद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात। और इस नियतांक को विद्युत धारिता कहते हैं। और इसी का आप जो है यहाँ पर देखोगे तो ये भी लिख रखा है, इज नोन एज कैपेसिटेंस। ये देखो लिखा है, वी नो दैट द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन कंडक्टर। ये इस प्रकार से हो गया, C आया, Q अपन में V हो गया, इज नोन एज कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इससे ऐसा यूनिट कूलाम पर वोल्ट है ना, और फेरेड 2 होती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय C। इस डायमेंशन फॉर्मूला ये याद रखना है। ये सब याद रखने, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव तो इसमें से ही बनते हैं एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो निवेदन इनको याद रखें, ठीक है भैया। किसी भी तरह से हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में ये देख लो आप, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा विभाग में, यहाँ पे विभव आएगा तथा विभव में होने वाली वृद्धि V हो, है ना, गलती से विभाग लिखा गया, जिसने भी लिख दिया है तो यहाँ पे विभव कर लेना उसको, V हो तो ये देखो इस प्रकार से, तो Q अपन में भी इसका मात्रक लिख रखा है ऑलरेडी, कुलाम या फिर सॉरी कुलाम किसका होता है, इसका होता है, वोल्ट किसका होता है, इसका। तो इन दोनों को रेशो में लाएंगे तो कुलाम पर वोल्ट। इसे ही फेरेड भी कहते हैं, F से दर्शाते हैं। फेरेड का मतलब 1 कुलाम अपन में वोल्ट। तो याद रख सकते हैं आप, धारिता का मात्रक फेरेड एक बड़ा मात्रक है, व्यवहार में हम इसे छोटे मात्रक में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये माइक्रो फेरेड की वैल्यू याद रख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, है ना, पिको फेरेड, ठीक है, माइक्रो फेरेड, ठीक। तो याद रख सकते हैं, विमी सूत्र भी याद रख सकते हैं, m⁻⁻1 l⁻2 4 a²। तो आप समझ ही गए कि धारिता क्या होती है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आगे लिखा है चालक को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालक को प्रभावित करने वाले अगर कारक हम देखें तो ये फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग अगर आप देखेंगे तो पहला तो एरिया है ना। अगर ये देखो, ये एरिया जो है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन के दौरान हम जब सॉल्व करते हैं तो वहां से भी हम इसको समझ सकते हैं, वरना यहाँ पर भी डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर एरिया देखो, ये एरिया जो है प्लेट का एरिया ये कम है इसके कंपेयर में, है कि नहीं कम, ठीक है। प्लेट का एरिया कम है तो कैपेसिटी कैसी है, कम। एरिया बढ़ा दिया, कैपेसिटी बढ़ा दी गई। मतलब इसका ये है कि एरिया के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी, एरिया के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है। ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, ग्रेटर प्लेट्स एरिया गिव ग्रेटर कैपेसिटेंस, लेस प्लेट एरिया गिव लेस कैपेसिटेंस। समझ गए। दूसरा स्पेसिंग, अगर हम प्लेट के बीच का स्पेसिंग जो है, कैपेसिटेंस याद करो पहले वाला वीडियो, या फिर याद करो ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसी की तो बात चल रही है ना, समझ गए हो आप। तो यहाँ पर ये चीजें जो है आपको याद रखनी चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से कर पाते हो फिजिक्स में, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो लेस कैपेसिटेंस मतलब अगर स्पेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, कम, और अगर स्पेसिंग कम रहेगा तो कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। ये दूसरा फैक्टर है जो आप याद रख सकते हैं। तीसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये देखो अगर यहाँ पर एयर प्रेजेंट है तो कैपेसिटी कम है, और अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है तो कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मीडियम की उपस्थिति में कैपेसिटी बढ़ जाती है। बेसिकली इसका फॉर्मूला है, डेरिवेशन के माध्यम से आता है, तो उसी के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। मोर कैपेसिटेंस और लेस कैपेसिटेंस, है ना। ये प्रेजेंट है तो कैपेसिटी बढ़ गई, और प्रेजेंट नहीं है तो कैपेसिटी कम हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से आप ये चीजें याद रख सकते हैं, बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है।
ठीक, तो अब जो है हम यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम में देखें, हिंदी मीडियम के लिए प्रभावित करने वाले कारक, मीडियम में प्रभावित करने वाले कारक शायद पीडीएफ मुझे मिल नहीं पाई उस चीज की, तो मे भी पॉसिबिलिटी की शायद ना मिल पाए, जाए तो अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत। मीडियम आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो धारिता है वो क्षेत्रफल के सीधे सीधे समानुपाती होती है, जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज़्यादा धारिता होगी। ठीक है, जिसके बाद माध्यम के भी सीधे सीधे समानुपाती होती है, जितना ज़्यादा माध्यम हो उतनी ज़्यादा धारिता होगी। ठीक, यहाँ पर भी लिख रखा है, देखे तो ड्यू टू सरफेस एरिया, ड्यू टू इंक्रीज द सरफेस एरिया कंडक्टर पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज। जो पोटेंशियल का जो आपको याद है हिंदी मीडियम, उसका उल्टा आप लिखेंगे तो आप कैपेसिटी एंड धारिता का भी लिख पाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल डिक्रीज हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी कि अगर आप किसी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल के मतलब विभव क्या होता है, कम हो जाता है, तो विभव का उल्टा यही होता है, तो विभव कम हो जाता है तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर लाएंगे तब भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मीडियम की उपस्थिति में भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, माध्यम की उपस्थिति में कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कैपेसिटर के बारे में तो कल हम पहले वीडियो में समझ चुके थे, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप उसके माध्यम से वहां जा सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक, देख लेता हूँ फिर भी अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से अगर कुछ हो तो। ठीक है, समझ गए हम। देखो लिखा है धारिता का मान निर्भर करता है चालक के आकार पर। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेस of 2 into 10⁻⁷ and 3 into 10⁻⁷ placed in 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखो ये जो है गुलाम में दिया, ये सेंटीमीटर में, सबसे पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन 2021 में आ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो संभावना है इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की। तो भाई 2 चार्ज दिए हैं, देखो एक्चुअल में जो गुलाम का लो था ना, मैं आपको बताता हूँ, अभी तो गुलाम लो नहीं समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूले में क्या दिया है, फोर्स निकालना है बेसिकली, गुलाम में वही बताया गया है। तो ये इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, ये कांस्टेंट के है। ठीक है, Q1 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज डिवाइड में आर स्क्वायर। गुलाम ने कहा था कि फोर्स ऐसे निकाला जाता है अगर 2 चार्ज दिए हों किसी डिस्टेंस पर रखे हों तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, गुलाम के उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर दिया है कि 2 चार्ज दिए गए हैं आपको, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस भी दे रखी है लेकिन सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे। और के की वैल्यू आपको याद है क्या है, के की वैल्यू होती है 9×10⁹। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे इसका सोल्यूशन अगर, तो मैं चलो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। ये है सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम
इसका कोई वो नहीं है, डायरेक्ट आप भी समझे कि पहला आवेश दे रखा है, दूसरा आवेश दे रखा है और लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन को आप देखना चाहे तो एक बार जरूर देख सकते हैं। दो छोटे आवेशित गोले के बीच में हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बल कितना है? बल मतलब वही F पता करना है। बल का मतलब क्या है? F पता करना है, तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये देखो, चार्ज दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R को काय में कन्वर्ट किया? मीटर में। ये फॉर्मूला है K की वैल्यू 1/ε0 4 पाई, या फिर इसी को 9×10⁹ न्यूटन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, काय की? K की। ये K की वैल्यू है, ये रख दी। पहले चार्ज की वैल्यू रख दी, दूसरे चार्ज की वैल्यू रख दी और उसमें 0.3 रख दिया ये वाला और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 6×10⁻³ न्यूटन। ये आ गया फोर्स, आंसर आ गया। 3 नंबर का कितना इजी क्वेश्चन था, सोचो। तो बस ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, और आखिरी क्वेश्चन आज का। फिर हम बाकी बात अगले वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। विद्युत विभव क्या है? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो विद्युत विभव क्या है? देखो, विद्युत विभव के बारे में सबसे पहले हिंदी मीडियम देख लो। विद्युत विभव के बारे में तुम्हें समझा चुका हूं ना शायद से, पहले भी आ चुका है क्या ये? हाँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी समझा चुका हूँ विभव के बारे में। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के व्यंजन को ज्ञात कीजिए। तो व्यंजन को ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये विभव के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये विभव बात एक ही है लगभग। वैसे विभव नहीं, विभवांतर होता है क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से है। यहाँ पर अगर हम देखें उसका मैंने ये देखो, ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बस लेट पॉइंट चार्ज प्लस Q एट ए पॉइंट O and to find electric potential due to another charge plus Q। ठीक है, R distance O point and work done is P to O। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से वर्क डन फ्रॉम P to O, है ना। वैसे तो 3 नंबर में पूछेगा नहीं, पर ठीक है देख लेते हैं शॉर्टकट में। ये देखो, यहाँ से ये जा रहा है तो वर्क डन यहाँ पर क्या है, 0 से FR की तरफ मतलब लग रहा है। VP जो है 0 है क्योंकि ऑटोमेटिक जाएगा, ये को वर्क डन यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है। और यहाँ पर वर्क डन P2 0 इज V पर देखेंगे तो 0, इसकी वैल्यू रख दी F4। यहाँ फोर्स लगा है कुछ, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दी। अभी जो हमने देखी थी कूलम वाली, वो है ना, को उठाकर डिवाइड कर दिया, F को उठाकर यहाँ रख दिया, तो ये R से R कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल, तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला आ गया, है ना, पोटेंशियल का 1/4πε0 Q/R। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर नीचे
फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ठीक है। उसके बाद ही फैक्टर आ गए थे। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार के डेरिवेशन है, डेरिवेशन करें, ठीक है। डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मे भी पॉसिबिलिटी कि 3 मार्क्स में आ सके तो आप कर लें। हिंदी मीडियम के लिए भी डेरिवेशन है, अगर आप देखें तो यहाँ पर है ना, ये डेरिवेशन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजन, माना प्लस क्यू, आवेश आर दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसके लिए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना होगा। तो इन्होंने कार्य ज्ञात करके किया, इसलिए थोड़ा लंबा होगा ये डेरिवेशन मेरे हिसाब से। ई की वैल्यू ये हमको दी थी पहले से, हमने पता है, ठीक है। ये होती है ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपन में आर स्क्वायर। नोट्स में आप देख सकते हैं, अपन इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे, पोटेंशियल पर कर रहे हैं। तो छोटा सा कार्य, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है ए इंटू माइनस डी एक्स, डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा कार्य करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ई की वैल्यू रख दी यहाँ पर पूरी, आर को एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये देखो, और यहाँ पर हमने रख दी, माइनस बाहर आ गया। कार्य का हमने वर्क डन किया, टोटल वर्क डन करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन लिया हमने। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिया, हमने लिया आर से इनफाइनाइट की तरफ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, x की पावर -2 हो तो इसको -1/x लिख सकते हैं। सॉरी, इनफाइनाइट से आर की तरफ बढ़े हैं, तो इनफाइनाइट से आर की तरफ बढ़े हैं, तो इनफाइनाइट से आर की तरफ बढ़े हैं, तो ये तो लिमिट हो गई। ये अब देखोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया तो ये बाहर आ गया, और अंदर सिर्फ क्या बचा, डी एक्स बचा, और अपन में एक्स स्क्वायर। तो अपन में एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स की पावर -2 डी एक्स, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इनफाइनाइट से आर तक के लिए हम कर रहे वर्क डन, तो इसकी जगह तो हम ये लिख ही सकते हैं, तो लिख दिया इनफाइनाइट से आर में अपर ये लिमिट है, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखी हमने और लोअर लिमिट रखी, ठीक है। ये माइनस जो है इसको अंदर पहुंचा दिया, सॉरी माइनस पे बाहर था और ये अंदर वाला माइनस था, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में आता है, तो माइनस बाहर गया, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। और फिर इस प्रकार अपर लिमिट रखी, तो 1/r, फिर लोअर लिमिट 1/इनफिनिट, 1/इनफिनिट की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 1/r, तो ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो इंग्लिश मीडियम का था, है ना। इंग्लिश मीडियम का भी सेम ही था, आ गया इंग्लिश मीडियम। ये 1/4πε0 क्यू अपन में आर, और हिंदी मीडियम का भी समझ गए होंगे। ये 1/4πε0, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम लगभग आंसर सेम है। वोल्ट, यहाँ पर भी वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो ये 4 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इसके अलावा आपके पास नोट्स भी हैं और होंगे भी, आप उसमें से भी देखें। मेरा मतलब है कि आप इन क्वेश्चनों को छोड़े नहीं। आईएमपी क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप करना चाहता है तो वो इन्हें नहीं छोड़े। इसके अलावा अगर उसके पास टाइम है तो वो दूसरे और भी चीजें पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए ये 4 क्वेश्चन काफी है हमारे पास, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा, ये 4 क्वेश्चन काफी है। बाकी के 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वैसे तो पूरे नोट से ही तैयार होने वाले हैं, लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन है तो एक साथ में पूरे नोट से नहीं आपको दिखा सकता है ना, क्वेश्चन ही समझा सकता हूँ। अगर टाइम मिला एग्जाम से पहले तो फिर मैं आपको रिवीजन के तौर पर एक सिरे से नोट्स के बारे में भी जानकारी दे दूंगा, या फिर इससे पहले अगर टाइम मिला तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन वो वीडियो बेसिकली इंग्लिश मीडियम का ही रहेगा,
हिंदी मीडियम का नहीं रह पाएगा, क्योंकि हिंदी में पूरे डेटा को कलेक्ट करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इंग्लिश मीडियम, मेरे पास नोट्स भी सीधे से लिखे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन मैं आपको नोट्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अभी के लिए आप इसको तैयार करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा बताएं मुझे, और अच्छे से पढ़ें। अच्छे नंबर से हमें 12th पास होना है, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रखें, ये टाइम ऐसा है, क्योंकि अभी हमको अच्छे नंबर से पास होना है, तो एक साथ सारा सिलेबस हावी होगा, तो 4-4 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको प्रॉब्लम है। अगर वो पास हो जाएंगे तो आपको ही दुआ देंगे, ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक।